किसी भी एजेंसी के पास, चाहे वो MI हो, ISI हो, IB हो, किसी शहरी को गिरफ्तार करने का सिरे से इख्तियार ही नहीं है। ये जो इतने सर लापता होते हैं बलोचिस्तान में, ये इतने मिसिंग बिल्कुल पर्सन हैं, तो ये कानून को तोड़ने के, आइन को तोड़ने के मुतरदिफ है। मैं समझता हूँ जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं, लापता करने वाले, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन सब ने हलफ उठाया हुआ कि हम आइन का दिफा करेंगे और आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, आइन को प्रिजर्व करेंगे। और बजाय प्रिजर्व करने के, अगर वो रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह भी ले रहे हैं और रियासत पाकिस्तान के आइन को सबूताज भी कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान के शहरियों को लापता भी कर रहे हैं, जिनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है, तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब डिसीजन दे चुके हैं, उनकी जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब लोगों को परवेज़ मुशर्रफ के हशर से सबक सीखना चाहिए। वो परवेज़ मुशर्रफ जो किसी वक्त कहता था मैं ही कानून हूँ और तुम्हें हम वहाँ से हिट करेंगे कि इसका पता भी नहीं चलेगा, उसका फिर क्या हशर हुआ। इसी पाकिस्तान की 3 रुकनी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गद्दार डिक्लेयर किया, ट्रेटर डिक्लेयर किया। उसके बाद 3 रुकनी अदालत ने उसके बारे में फैसला दिया कि उसको डी चौक में लटकाया जाए और लाश उसकी लटकाई जाए और उसके बाद उसकी लाश को वहाँ घसीटा जाए। अहमद फराद के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सहाफ़ी अहमद फराद जो कई रोज़ से, तकरीबन 13 रोज़ से लापता था, आज अचानक से पुलिस की जानिब से कहा गया कि वो इस वक्त एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम, पता, थाने तक का बता दिया गया कि इस थाने में वो बंदा मौजूद है जो 13 दिनों से किसी को भी नहीं मिल पा रहा था। उस केस के हवाले से भी अपडेट जानेंगे। और साथ में नाज़रीन, आपको आज जो वकील साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं इनामुर रहीम साहब, इनके हवाले से भी आज बताएंगे कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में जो सबसे बड़ी रुकावट बने थे। तो इस हवाले से भी इनसे आज गुफ्तगू हमारी होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पहले बात कर लेते हैं अहमद फरहाद केस के हवाले से। आज आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो उस केस के हवाले से थोड़ी सी अपडेट करें। 13 दिनों से एक बंदा मिल नहीं रहा। एक बंदे के हवाले से जो वकला हैं यानी ईमान मजारी कह रही हैं कि ISI के पास है, और आज अचानक से वो पता चला कि वो जनाब दीरकोट गालिबन थाना है, वहाँ से बरामद हो जाता है कश्मीर से। ये सारे क्या सूरत हाल जाए ना, ये इट इज़ अ जोक कि देखा जाए तो जब ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया थ्रू FIR, एविडेंस भी हमने पेश कर दी कि उसको घर से उठाया गया है और जिन गाड़ियों में ले जाया गया उनकी डिटेल भी हमने फराहम कर दी, तो फिर तो कानूनी तौर पे और उस अदारे को जिसने भी उन्हें उठाया था उसको खामोशी से रिहा कर देना चाहिए था। असल ये वो चीज़ होती है जो कानून की हुक्मरानी। ठीक है, आपने उठा लिया किसी बात पे, उनकी शायरी की वजह से उठा लिया और कोर्ट ने नोटिस ले लिया, तो फिर आप रिहा कर देते, क्योंकि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। पाकिस्तान की किसी एजेंसी के पास, ये सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है और किताबों में भी ये लिखा हुआ है, किसी भी एजेंसी के पास, चाहे वो MI हो, ISI हो, IB हो, किसी शहरी को गिरफ्तार करने का सिरे से इख्तियार ही नहीं है। हाँ, अगर इतने सर लापता होते हैं बलोचिस्तान में, ये बिल्कुल ये कानून को तोड़ने के, आइन को तोड़ने के मुतरदिफ है। मैं समझता हूँ जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं, लापता करने वाले, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन सब ने हलफ उठाया हुआ कि हम आइन का दिफा करेंगे और आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, आइन को प्रिजर्व करेंगे। और बजाय प्रिजर्व करने के, अगर वो रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह भी ले रहे हैं और रियासत पाकिस्तान के आइन को सबूताज भी कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान के शहरियों को लापता भी कर रहे हैं, जिनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है, तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब डिसीजन दे चुके हैं, उनकी जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आइनी तकाजे को वायलेट किया, अपनी आइनी हलफ को वायलेट किया। तो और मैं तो यही चाहता था, हमें भी ये, लेकिन जब उन्होंने कह दिया जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने कि आइलैंड शोर के सेक्टर कमांडर भी अपीयर होगा और सेक्रेटरी डिफेंस भी अपीयर होंगे, इसको मैं जाने नहीं दूंगा, ही हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। तो फिर उन्होंने उसका ये एक पुलिस के जरिए हल निकाला कि वहाँ धीर कोर्ट में कहा जी वो जा रहा था तो उसके पास अपने कागजात नहीं थे। ज़ाहिर है वो कागजात तो आपके पास थे जिन्होंने उठाया हुआ था, और फिर उसने जो वहाँ पुलिस के साथ जो ताउन नहीं किया, लड़ाई किया, तो उसको पकड़ के उन्होंने वहाँ कर दिया और आप जाकर वहाँ बेल करा लें। ये तो एक रास्ता निकाला गया कि चलें, लेकिन ये रास्ता गलत है। आप कानून के आगे सरनगू होइए, सरेंडर बिफोर द कोर्ट्स, ये सीख लीजिए उससे पहले कि कहीं और आपको सरेंडर करना पड़े। हमने ईस्ट पाकिस्तान में भी यही किया, अपने भाइयों की बात नहीं मानी मगर हिंदू के आगे हमने फिर सरेंडर किया, हमें सरेंडर फिर उधर करना पड़ा। ये कानून फितरत है। अगर आप अपने मुल्क के आइन और कानून को नहीं मानेंगे तो वो आइन और कानून फिर आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक वक्त आ जाएगा, मैं समझता हूँ कि अब लोगों को परवेज़ मुशर्रफ के हशर से सबक सीखना चाहिए। वो परवेज़ मुशर्रफ जो किसी वक्त कहता था मैं ही कानून हूँ और तुम्हें हम वहाँ से हिट करेंगे कि इसका पता भी नहीं चलेगा, उसका फिर क्या हशर हुआ। इसी पाकिस्तान की 3 रुकनी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गद्दार डिक्लेयर किया, ट्रेटर डिक्लेयर किया। उसके बाद 3 रुकनी अदालत ने उसके बारे में फैसला दिया
कि उसको डी चौक में लटकाया जाए और लाश उसकी लटकाई जाए और उसके बाद उसकी लाश को वहाँ घसीटा जाए। फिर एक बड़ी साजिश के तहत, जिसके अंदर हमारे बदकिस्मती की बात है, हमारे 3 जज मुलव्वस किए गए, जिसमें जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी भी थे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी थे, जिनके ज़रिए गैर कानूनी तौर पे उस आर्डर को सस्पेंड कराया गया, ट्रिब्यूनल के खिलाफ फैसला दिया गया। हालांकि लाहौर से बैठ के इस्लामाबाद की ट्रिब्यूनल के खिलाफ वो फैसला दे ही नहीं सकते थे। और ये मैं समझता हूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उस फैसले को सेटिसाइड किया और परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा को बरकरार रखा। उन्होंने उसकी फैमिली को भी समन किया कि आप आके अपने वालिद, अपने खावंद के केस को डिफेंड कर सकते हैं। आई गिव यू 3 दफ़ा उन्होंने टाइम दिया, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, ये है कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कि उसके ख़ानदान का भी कोई आदमी नहीं अपीयर हुआ कि उसको जाकर डिफेंड कर सके कि जनाब सज़ा मुअत्तर रहने दें, वो वफ़ात पा चुका है। और उसने मफरूरी की ज़िंदगी गुजारी और एज ए मफरूर वो दुबई में उसकी वफ़ात हुई और फिर यहाँ खामोशी से लाकर इस कराची में दफन कर दिया गया। तो इस इबरत हासिल करें, कोई आदमी कानून से मावरा नहीं, जब कानून हरकत में आएगा तो फिर इसी तरह होगा। आप आर्टिकल 6 की बातें भी कर रहे हैं, आप कवानीन भी बता रहे हैं कि कानून से आप बालातार कुछ काम नहीं कर सकते, तो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? हम अक्सर पॉलिटिशियंस को देखते हैं, इवन के जो इस वक्त की भी पॉलिटिशियन हमारे पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस, वो भी इस हवाले से कुछ एक्टिव हमें नज़र नहीं आते। 2021 का ऑलरेडी एक बिल मौजूद है वहाँ पर जो पार्लियामेंट में पास किया गया। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने ये जो रवैया अपना लिया है ना कि जजेस को क्रिटिसाइज किया जाए बैठ के। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि वो किसी गाँव में गए, जब गाँव में गए तो गाँव के कुत्ते उन्हें पड़ गए, तो उन्हें नीचे से एक पत्थर उठाना चाहा तो पत्थर ज़मीन में गड़ा हुआ था, उठा नहीं सके। उन्होंने कहा ये कैसी बस्ती है जहाँ कुत्ते तो खुले फिर रहे हैं मगर पत्थर बंधे हुए हैं। आज हम उसी बस्ती में रह रहे हैं कि जहाँ किसी के न जान महफूज है न माल महफूज है। फिर हम ये दुआ करते हैं, हम कहते हैं लोगों को, हम दावे कर रहे हैं कि जनाब बैरूनी इन्वेस्टर हमारे पास आएगा। ओ भाई, आपके मुल्क का इन्वेस्टर मुल्क छोड़ के जा रहा है, उसने दुबई में जायदादें खरीद ली हैं, क्यों? उसकी यहाँ जान माल महफूज नहीं है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है एक फॉरेन इन्वेस्टर का, किस तरीके से DGI फैज़ हमीद ने उसके ख़ानदान को अगवा करवाया, उनके अफसरों ने उनके बच्चों के मुँहों पर बूट रख के उनके हर चीज़ निकलवाई और लेके चले गए। पूरा बयान उसने सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया और पूरी दुनिया ने लाइव सुना। अगर आपका DGI ये करता रहा है, माजी में लोगों को लूटता रहा है और उसके खिलाफ अभी तक महकमे ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। महकमे का काम था कि उसके खिलाफ कार्रवाई करते ना जनाब, कि आपने महकमे के इमेज को कैसे तबाह किया, उसके एहसासों का किया जाता है हिसाब किताब। आज भी देख लें विकी लीक्स के अंदर कितने लोग, और उसके अलावा अभी जो दुबई लीक्स आई हैं कितने रिटायर्ड जनरल्स के नाम आए हुए हैं गवर्नमेंट। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं, राव अनवार जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक एम्प्लॉई था, SP था, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम था कि 400 एनकाउंटर में मुलव्वस है, उसने 75 दफ़ा दुबई का विजिट किया और वहाँ उसकी पत्नी कितनी जायदादें। पार्लियामान का काम तो ये था, पार्लियामान ये पूछती कि जनाब ये कैसे वहाँ जाता रहा और महकमे ने क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की। पार्लियामान जजेस से पूछ रही है, जनाब अभी तक किसी जज के फॉरेन एसेट्स नहीं लीक आउट हुए कि किसी जज के बारे में को आ जाए। जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने, जब वो जज नहीं बने थे, जब वो एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त अपने बच्चों के लिए 2 फ्लैट खरीदे, उस पर एक पूरा केस मुकदमा खड़ा किया गया और उसमें भी नाकाम और नामुराद हुए क्योंकि वो साबित ना कर सके, और वो साबित करने में कामयाब हुए कि ये पैसा मैंने सरकारी तरीके से बाहर भेजा है और आई वॉज नॉट जज एट दैट टाइम, और ये मेरी अपनी इनकम है। मैं 2 करोड़ सालाना वो इनकम टैक्स देती थी उनकी लीगल फर्म जिसके वो मेंबर थे। उन्होंने कहा मैं तो 2 करोड़ सालाना टैक्स देता रहा हूँ और मैंने असासे खरीदे और मैंने बनाया, मेरे बच्चों ने। कब बनाए? जब ही वॉज नॉट अ जज। और जब वो जज बने तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अपने असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे रखे। आप जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी यही काम किया, उन्होंने भी अपने असासे नेट पे रखे कि ये मेरे असासे हैं। और ज़ाहिर है एक जज अगर अपने असासों का इजहार कर रहा है तो हमारे पॉलिटिशियन को क्या मौत पड़ती है, वो क्यों न अपने असासे डिक्लेयर करें। बताएं, असासे तो सियासतदानों के निकल रहे हैं, रिटायर्ड जर्नैलों के निकल रहे हैं और मलबा सारा गालियाँ जजेस को दी जा रही हैं। कभी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं और जब उनको तौहीन अदालत का नोटिस मिलता है तो पार्लियामान की आड़ में खड़े होकर क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि पार्लियामान में उनको एक कम्युनिटी हासिल है। क्या इस कम्युनिटी का ये मतलब है कि एक अदारे पे जो मुल्क का मुअज़्ज़ज़ तरीन अदारा उस पर आप चढ़ दौड़े? लोगों को शिकायत हैं अदलिया से, हमें भी हैं, तो उसके लिए कानून साजी कीजिए ना। ये कहना कि जी फलां जज सुरंग लगा के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो ये तो जनाब आपकी नाअहली है। आप कानून बनाएं किस तरीके से जजेस एलिवेट होकर आएंगे। आफ्टर ऑल अमेरिका भी एक मुल्क है, हम उसको गालियां तो बड़ी देते हैं लेकिन उनका क्या सिस्टम है, जब किसी को वजारत कानून जज के तौर पे नामजद करती है, प्रेस में उनके नाम आ जाते हैं,
फिर सेनेट की कमेटी उनके इंटरव्यू करती है, पब्लिक मौजूद होती है वहाँ पर, और हर शहरी को हक होता है उस जज से जो मर्जी सवाल पूछे, जिसका नतीजा है कि बहुत से जजेज अपना नाम विड्रा कर लेते हैं कि जी हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, हमें जज ना बनाया जाए। आप क्यों नहीं ये सिस्टम डेवलप करते? अभी हमारे पास टॉपिक एक्सटेंशन वाला भी है, तो इसको पहले वाइंड अप कर लेते हैं। आपका कहने का मतलब ये है, जिस तरह से आपने आर्टिकल 6 की बात की, ये कश्मीर की अहमद फराद के वाले से बात की, मुझे फाइनली कंक्लूड उसको करें कि अहमद फराद जो अब इस वक्त कश्मीरी पुलिस के पास है, वो वाकई कश्मीरी पुलिस ने ही उसको गिरफ्तार किया था या वो अगवाकार कोई और थे? इसका सिर्फ छोटा सा देखें, ये तो हो नहीं सकता ना। कश्मीरी पुलिस वो तो हो इसलिए नहीं सकता, कश्मीरी पुलिस कह रही है कि हमने उसे वहां से गिरफ्तार किया। पहली बात यह है कि यहाँ गालबन 17 अरब रुपए के या 18 अरब रुपए के कैमरे लगाए गए सेफ सिटी में। वो सेफ सिटी के कैमरे क्यों नहीं काम करते? जब हमारी ये वीगो गाड़ियां किसी को उठा कर ले जाती हैं, वो कहते हैं इसमें आई नहीं है, वो कहते हैं हमारे कैमरे में तो आया नहीं। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को दिन दिहाड़े अगवा किया गया, उसकी वीडियोज आ गई, उन लोगों के चेहरे आ गए और नादरा को भेजा गया, तो नादरा ने कहा जी हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, तो हम नादरा को क्यों पाल रहे हैं? इतना बड़ा अदारा हम पाल रहे हैं और वो जनाब इट इज़ सो इनफेक्टिव, इनएफिशिएंसी की इंतहा है कि फ़ोटो और कैमरों के बावजूद वो रिकग्नाइज ही नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये सारे अदारे एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं इन दी फर्दर ऑफ दिस ऑफेंस, बजाय कि जिम्मेदारी का सबूत दें, कहें ये जनाब बंदा यहाँ से उठाया गया, ये रास्ता है। फिर एक बंदा यहाँ से लापता हुआ, FIR भी यहाँ दर्ज होगी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की, फिर उसकी तरफ से मैसेज भी आ गए, उसकी बात भी कराई गई इस्लामाबाद से, जिसमें मुतलका अदारे के एक अफसर ने कहा उनकी एहलिया से मैसेज किया, तहरीरी मैसेज, ये नाअहली और नालायकी की इंतहा है, जिसमें उसने कहा जी आप रिट वापस ले लें, हम रिहा कर देंगे, हफ्ते को रिहा कर देंगे। उन्होंने लिख दिया कि हम कर देते हैं, उन्हें रिट भिजवाई कि ये हमने CM दायर कर लिया, वापसी की। तो फिर उसे कहा गया कि नहीं, जब इस पे कोर्ट फैसला देगी ना, अब रिट वापस होगी फिर रिहा करेंगे। वो रिकॉर्ड भी हमने पेश किया, तो उस रिकॉर्ड के बाद तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं थी कि उसको वहाँ से पेश किया जाता, फिर इधर ही रिहा कर देते, यानी उसी रात ही रिहा कर देते। तो सुबह हम बता देते कि, और होता भी यही है लापता अफराद के केस में, कि जब कोर्ट को इतला दी जाती है कि रिहा हो चुका है तो केस क्लोज हो जाता है, कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर देती है कि बंदा मसला 199 का मतलब ही यही है कि आप अदालत में आते हैं और आप अदालत से अदा करते हैं कि बंदा लापता हो गया, फलां अदारे के पास है। जैसे ही वापस आता है अदालत उसे रिहा कर देती है। फिर पुलिस का काम है उसका बयान रिकॉर्ड करना कि वो कहाँ गया था, कैसे गया था। ये एक ज़रूर इस पर अमल दरामद होना चाहिए था, बजाय कि एक खुफिया तरीके से एक और शक डाला गया, एक और क्रेडिबिलिटी अपनी ज़ाया की गई कि वहाँ दायर किया गया, तो लोग फिर अदारों पर कैसे एतमाद करेंगे। इसी तरह एक और केस है जो इससे भी बड़ा अहम है, कम अज़ कम 18 लापता अफराद के केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस में, जिसमें जस्टिस मोहसन कियानी साहब भी हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया फ़ाइन किया हुआ है सेक्रेटरी डिफेंस पर भी, IG इस्लामाबाद पर भी और कमिश्नर पर भी। इट इज़ देयर फेलियर टू रिकवर हिम, बिकॉज सारी एविडेंस आ चुकी है इनके पास है। एक और केस है उसमें भी इन्होंने हैवी फाइन किया हुआ है। फिर एक और केस है उसके अंदर जस्टिस तरमिनल्ला ने फाइन किया हुआ है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। बजाय अमल दरामद होने के बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जिसको जस्टिस आमिर फारूक साहब हेड कर रहे हैं, उन्होंने उसके खिलाफ स्टे दे दी। हमारी अदम मौजूदगी में उन्होंने अपनी दायर की और स्टे मिल गया, जबकि ये स्टे तो मिल ही नहीं सकता था। और जब भी वो केस लगता है, आ जाती है इतला हमारे पास कि अगले हफ्ते फलां तारीख को केस होगा। हम सुबह आते हैं यहाँ पर, लोग दूर दूर से, मालाकांड और पाकिस्तान के कितने दूर दराज इलाकों से आते हैं, और फिर 1 बजे अंदर से हमें मैसेज मिल जाता है कि आज केस की समाअत नहीं होगी, या 1 दिन पहले मैसेज आ जाता है कि नो बेंच इज़ अवेलेबल। तो वो कितने साल से वो केस चल रहा है। एक दफ़ा उसकी सिर्फ हेयरिंग हुई, और उस हेयरिंग में मैंने उन्हें बताया कि कानूनन 191 जिसके तहत बंदा रिकवर कराया जाता है, हैबियस की पिटीशन, इसके खिलाफ स्टे हो ही नहीं सकता। कोई दुनिया की अदालत स्टे, भाई एक अदालत कह रही है रिहा करो तो स्टे कैसे हो सकता है? अदालतें तो रिहा करने के लिए बैठी हैं। और इनको मैंने एक और मिसाल दी, एक और आदमी के बारे में कोर्ट ने आर्डर दिया स्टे, इसको रिहा भी करो और इसकी फैमिली को खर्चा भी दो। ये हमारे जो महकमा आलिया वो स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट चला गया और जाकर वहाँ रिट उन्होंने दायर कर दी कि स्टे दे दें। मैं भी वहाँ पर ये हुआ, मैंने कहा सर आपका काम स्टे देना नहीं है, आपका काम है इसको कंपनसेशन दे फैमिली को जब तक वापस नहीं आता। तो अल्टीमेटली अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर, उन्होंने कहा हम स्टे नहीं देंगे, आप इनको पेमेंट करें जब तक वो बंदा वापस नहीं होता, और ट्राई करें, लोकेट करें किधर है वो। तो उन्होंने तो दी नहीं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने स्टे दे दिया। मैं कहा सर, और फिर मुझसे पूछा आमिर फारूक साहब ने, मियाँ गुल भी थे, मैंने कहा सर ये ला लिखा हुआ है
लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस के 199(1) के तहत कोई आदमी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में भी नहीं आ सकता। ये फैसला हो चुका है। आप अगर पहले दिन जब इन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया था, आप हमें नोटिस करते तो उसी दिन हम असिस्ट कर देते। आपने हमारी अदम मौजूदगी में स्टे दिया, जो कि आपको नहीं अखलाकन और लीगल भी नहीं देना चाहिए था। और अब देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ स्टे। ही एग्रीड इन दी ओपन कोर्ट कि यस, इसमें हम अब स्टे नहीं दे सकते थे। तो उस पर फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब इनके पास क्या रेमेडी है, क्या दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा सर आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब दिस डिसीजन हैज़ अटेन फाइनलिटी, जिसमें इनके बारे में लिखा हुआ है सेक्रेटरी दिफा को बरतरफ किया जाए, 1 करोड़ फाइन लिया जाए, एक केस में 20 लाख फाइन इम्पोज किया गया है। तो उसके तहत अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने रेमेडी अवेल ही नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। ये तो वहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, वहाँ तो गए नहीं, गलत फोरम पर आ गए और इतने अरसे से चलाए जा रहे हैं और आप भी इसको सुन रहे हैं। तो उस पर उन्होंने फिर नोटिस किया अटार्नी जनरल को, अटार्नी जनरल शुड असिस्ट अस कि नाउ व्हाट इज़ रेमेडी, हम अब क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हम यही कर सकते हैं कि जब केस लगे तो उसको कैंसिल कर दें। केस लगता है और मैसेज आ जाता है कि बेंच इज नॉट अवेलेबल, बेंच इज नॉट अवेलेबल। इससे बड़ा मजाक क्या है? डिलेइंग टैक्टिक यूज किए जाते हैं। और इस तरह वो बेचारे लोगों की हालत देखें, उनकी बीवी बच्चे औरतें आती हैं और वो देख के बेचारी चली जाती हैं।